हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करने से पहले आज का ये सब्जेक्ट भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया शुरू करने से पहले हम एक कोटेशन को देखेंगे। किसी ने कहा है कि अमीर इतने बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज़ खरीद सको। कीमती इतने बनो कि दुनिया का कोई अमीर से अमीर आपको खरीद ना सके। तो हमको अमीर भी इतना ही बनना है, इतना बनना है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो हमारे लिए वो मुश्किल ना लगे, हमारे लिए वो मतलब ये ना लगे कि वो महंगी है। ठीक है। तो हर एक मतलब अमीर इतना बनना है कि दुनिया की हर एक कीमती चीज़ को हम खरीद सकें, और अपने आप को कीमती इतना बनाना है कि दुनिया का कोई अमीर से अमीर व्यक्ति भी आपको खरीद ना सके। और ये सब ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खुद से यहाँ पे एक जंग लड़ना पड़ेगा। और जैसे कि सोना तपता है तभी वो सोना कहलाता है। सोना जितना तपेगा वो उसकी पहचान होती है, सोना जो तपता है वो उसकी पहचान होती है। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि NCERT सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, 6 क्लास से 12 क्लास तक। जैसे कि मैं हर एक लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ, 6 से 12 क्लास तक की इसमें सारी इन्फॉर्मेशन संकलित किया गया है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर पुस्तक नहीं है तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और चूँकि इस पुस्तक का डिमांड अभी ज़्यादा है इसलिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ पेशेंस के साथ आप लोग रुकें, और फिर जब मार्केट में आ जाए तब खरीद लें। और हाँ, तब तक मैं यहाँ पे उस चैप्टर का जो टॉपिक है मैं यहाँ पे उसको पढ़ाने का और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। और भी सारे सब्जेक्ट का लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में आपको मिडिवल और मॉडर्न का लेक्चर अपलोड किया जा चुका है। उसके बाद से फिर आपको इंडियन पॉलिटी का भी किया जा चुका है। इंडियन ज्योग्राफी का ये आज अपलोड हो रहा है, फर्स्ट एपिसोड अपलोड होगा। उसके बाद से फिर इंडियन पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक का भी हुआ है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हुआ है, फिजिक्स का अपलोड हो चुका है, केमिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, बायोलॉजी का लगभग 2 या 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो नीचे जो लिंक दिया गया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक के थ्रू आप लोग उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है जिसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगता है तभी शेयर कीजिए। ठीक है। और वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का मुश्किल से कितना 1 से 2 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, और 15 से 20 सेकेंड लगेगा आपको कमेंट करने में, मतलब अपने सुझाव देने के लिए। आप अपना सुझाव वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाह रहे हैं तो नीचे उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग चालू करते हैं। भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, मतलब इसका जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत किस गोलार्ध यानी कि किस हेमीस्फीयर्स में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो भारत देश है वो अवस्थित है। अब इस मैप के थ्रू हम बहुत सारे प्रश्नों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर ये आप लोगों को याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो आप लोग इसको रट जाइएगा, क्योंकि जब तक इससे ना डेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये चूँकि जटिल है, कम्प्लेक्स है, तो इसलिए ये फंसाने के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं वो डाल देते हैं। ठीक है। तो इसको अगर हो सके तो 1-2 बार मैप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो भारत का जो मतलब भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो कितने किलोमीटर है? तो 2933 किलोमीटर है। तो 2933 किलोमीटर इसका पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है। और इसका देशांतरीय विस्तार, ये वर्टिकल जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, वो वर्टिकल लाइन जो होता है वो देशांतरीय विस्तार होता है। ठीक है। तो मतलब पृथ्वी को मतलब पृथ्वी जो ग्लोब में हम पृथ्वी को देखते हैं, जो पृथ्वी का नमूना जिसको बोलते हैं,
तो जब हम उत्तर से दक्षिण पोल की तरफ एक काल्पनिक रेखा को जब खींचते हैं तो हमारा वो जो होता है वो देशांतरीय रेखा होता है। और वहीं उसी रेखा को हम क्या करते हैं, जब पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ खींचते हैं तो वह अक्षांश अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देशांतरीय विस्तार हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हम हमारा जो भारत जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है उसका देशांतरीय विस्तार है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। और फिर पूछा जाएगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये जो पश्चिम से जो पूरब की तरफ लाइनें खींची जाती है, काल्पनिक लाइनें, उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो ये 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये जो हमारा अक्षांशीय इसका विस्तार है। अब देखेंगे कि सबसे पश्चिमोत्तर जो मतलब सीमा पे सबसे एंडिंग इसका पॉइंट है वो है जिसको गोरमोता के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुजरात, ये गुजरात में है और इसको सुदूर पश्चिमी बिंदु इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि पूर्वी जो इसका सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो इसको कीब्यूथू बोलते हैं। कीब्यूथू एक जगह है जो अरुणाचल प्रदेश में, उसको वो हमारा सबसे पूर्वी सुदूर बिंदु है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा उत्तरी सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है। तो उत्तरी बिंदु में हमारा है इंदिरा कॉल के नाम से उसको जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, उत्तरतम बिंदु है ये। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका दक्षिणतम जो मतलब इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसका देखेंगे तो दक्षिणतम बिंदु ये है कि कन्याकुमारी, जिसको केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि भारत की मुख्य भूमि का, यानी कि केवल भूमि, जहाँ पे भूमि समाप्त होती है वहाँ का ये दक्षिणतम बिंदु है। और अगर इसको हम मतलब देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसमें भूमि का जिक्र ना किया गया हो तो वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अब हम कुछ देख लेते हैं कि तट रेखा टोटल जो है, भारत की जो तट रेखा की लंबाई जो है, भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान से भारत की मतलब सबसे छोटी बाउंड्री लगती है जो 106 किलोमीटर है। उसके बाद से फिर हम देखते हैं कि भारत और चीन की जो मतलब बाउंड्री लगती है वो 3488 किलोमीटर है। भारत से नेपाल की जो बाउंड्री लगती है वो हमारा 1751 किलोमीटर है। भारत से भूटान की जो हमारी बाउंड्री लगती है वो 699 किलोमीटर है। और फिर भारत से म्यांमार की जो बाउंड्री लाइन लगती है वो हमारा 1643 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो बाउंड्री रेखा लगती है वो बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का कितना है, तो बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। और हाँ, ये पूरब से जो पश्चिम से पूरब तक का जो टोटल पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख करके भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं कि पाक जल संधि है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लक्षद्वीप समूह है, राइट साइड में जो बंगाल की खाड़ी के नीचे जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख करके भी याद कर सकते हैं, और नहीं याद हो रहा है तो लिख करके याद करना ही होगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। प्रथम स्थान पे कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय भूभाग का विस्तार जो है वो पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से जो दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब वहीं आपको पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि ये जो रेखाएं हैं आप देखिएगा ग्लोब पे या फिर मैप में देखिएगा तो ये रेखाएं लेटी हुई है, इसीलिए ट्रिक हो गया लैटिट्यूड, यानी कि लेटी हुई रेखाएं जो है वो क्या हो गया, वो आपका अक्षांश रेखा हो गया। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और देशांतर रेखाएं क्या है निर्धारित करती है? वो समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा भारत को कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो गुजरात है, गुजरात के बाद फिर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद में आप लोग मैप को इमेजिन कीजिए, मन में मैप को इमेजिन कीजिए, तब ये समझ में आएगा और याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद से झारखंड आता है, तब पश्चिम बंगाल आता है, फिर उसके बाद से त्रिपुरा आता है, फिर मिजोरम आता है। यानी कि ये पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और लास्ट में क्या है, मिजोरम है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और एक चीज ये याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, यानी कि उसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो गोरमोता यानी कि जो गुजरात में है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? तो गोरमोता गुजरात है, तथा पूर्वी बिंदु किबीथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त का लगभग कितने समय का घंटे का अंतर होता है? तो 2 घंटे का। मतलब कि सबसे पहले सूर्य भारत में दिखाई कहाँ देता है? तो सबसे पहले हमको सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर मान के चलिए कि 6 बजे अगर सूर्य का उदय हो रहा है, मान के चलिए, मैं सपोज डैट कि 6 बजे अगर उदय हो रहा है, तो वहीं आपको अगर सूर्योदय देखना है तो आपको गुजरात में कितने बजे होगा? 8 बजे होगा। 8 बजे सूर्योदय वहाँ पे होते हुए दिखाई प्रतीत होता है। तो ये 2 घंटे का उसमें अंतर है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री जो किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। मिर्ज़ापुर से कुछ याद आया? अगर याद आया है तो आप लोग बता सकते हैं, यही मिर्ज़ापुर वाले एपिसोड। ठीक है, खैर वो तो इंटरटेनमेंट है, लेकिन ये इससे आप लोग एग्जाम में पास कीजिएगा और ये चीज़ आपको ऑफिसर बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मानक समय जो है आईएसटी है एवं ग्रीनविच का माध्य का जो समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है, जिसको जीएमटी के नाम से जानते हैं। जीएमटी आप लोग फ़ोन में भी कभी कभी देखते होइएगा, जब आप लोग वहाँ क्लॉक सेट करते हैं तो वहाँ भी जीएमटी आता है, तो वहाँ पे 5+5.30 मिनट ऐसे करके लिखा रहता है। ठीक है, तो यही मानक समय तथा ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है, ये ग्रीनविच जो कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है। ठीक है, तो माध्य समय जीएमटी में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। यदि भारतीय मानक याम्योत्तर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्यायन है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट जो कहाँ पे है? वो ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे स्थित है।
भारत का एकमात्र जिला भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये कौन सा जिला है? तो सोनभद्र है, वो यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारतीय मानक समय यानी कि जो 82.5 डिग्री लाइन है वो 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो आप लोग मैप में एक बार इमेजिन कीजिए कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देशांतर रेखा तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा है ना। उत्तरी पोल से लेकर के दक्षिणी पोल तक खींची गई रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। तो फिर उसी के अनुसार हम लोग 82.5 डिग्री देखेंगे कि कहाँ से किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो इमेजिन कीजिए मैप में, सबसे पहले यूपी आता है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यूपी है, फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश है, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़ आता है, फिर उसके नीचे उड़ीसा का कुछ भाग टच कर जाता है और सबसे नीचे आंध्र प्रदेश आता है। वहीं से होकर के 82.5 डिग्री गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का राजनीति मानचित्र में क्या क्या है। तो यहाँ पे लद्दाख जो हमारा एक मतलब एक स्टेट यूनियन टेरिटरी बना है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ पे राज्यों का नाम दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक ये करेंट अफेयर्स का एक यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है कि दादर व नगर हवेली जो है तथा दमन व दीव का एक के साथ विलय कर दिया गया है। इसको संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक जो था वो ऑर्डिनेंस था कितना 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है, मतलब कि अब तक तो लागू हो चुका है। अब यह नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव होगा और इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो दमन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, मतलब वहीं आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर मोता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? तो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जगह का नाम की बीथू है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी में पड़ता है और कन्याकुमारी में वहीं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हिमालय की कुछ जो प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, फिर इमेजिन करेंगे उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पर्वतों का मतलब श्रेणियों का जो क्रम है वो क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर पीर पंजाल है और फिर शिवालिक, यानी कि सबसे दक्षिण में कौन है? तो शिवालिक है और सबसे उत्तर में कौन है? तो काराकोरम है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। जो भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है वो एक वही मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री और एक कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये दोनों कहाँ पे काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? तो मुख्य भूमि का तटीय लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है और 1 नंबर पे कौन है? प्रथम स्थान पे चाइना है। और ये भी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 2027 तक चाइना को पीछे छोड़ करके भारत विश्व की सबसे आबादी वाला देश बन जाएगा। तो जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। एक और यहाँ पे करेंट का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है?
तो रॉस द्वीप जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नील द्वीप जो है वो शहीद द्वीप है, और हैवलॉक द्वीप जो है वो स्वराज द्वीप है। इसको याद करने का मैं एक छोटा सा मतलब कुछ भी टिकड़म करके इसको याद रखा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बनाया है इसको याद रखने का तरीका, रॉस बोस, ऐसे एक निकल रहा है ना टोन, रॉस बोस, यानी कि रॉस द्वीप जो है वो बोस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नील द्वीप, तो नील, और नील द्वीप का जो नाम चेंज करके रखा गया तो शहीद द्वीप हो गया है। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, जो मतलब टिक्रम लगा करके जो शहीद होता है उसका शरीर नीला पड़ जाता है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है। और हैवलॉक स्वराज यानी कि एक बहुत भारी जो ताला है, हैवी लॉक, बहुत भारी ताला है, उसको क्या है वो मतलब एक स्वराज का ताला है। ठीक है। ऐसे करके कुछ आप लोग भी याद रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो पाक जल डमरू के द्वारा पृथक होता है। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये पाक जल संधि। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, यही है पाक जल संधि, ये श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने देख लिया, चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं। भारत के कौन से राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। इसका तो आंसर नहीं दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा सिक्किम। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है कि भारत के महत्वपूर्ण चैनल। ठीक है। महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं। तो 9 डिग्री जो चैनल होता है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य होता है। 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य का है। ग्रेट या महान चैनल जिसको बोलते हैं वो सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जो है वो जल डमरू वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक जिसको निवेशिका के नाम से जानते हैं, एक पतली सी निवेशिका है मुंबई। नेक्स्ट है कि कच्छ की जो खाड़ी है वो पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर जो है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की जो खाड़ी है वो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्टेट जल डमरू मध्य जो है वो कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसको मैंने पहले भी एक थोड़ा बहुत ओवरऑल इसका रिकॉल मैंने आपको कराया है स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक में है बांग्लादेश जिसकी लंबाई जो भारत के साथ सीमा साझा करती है वो 4096, और सबसे बड़ी सीमा साझा हमारा देश जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है। ठीक है। और बांग्लादेश का जो सीमा रेखा का जो निर्धारण करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, तो रेड क्लिफ बोलते हैं। और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या, जैसे कि ये बांग्लादेश से जो टच करता है तो 5 राज्य बांग्लादेश से टच करता है। एक में है पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय आता है, फिर मिजोरम आता है, फिर त्रिपुरा आता है और फिर असम आता है। दो में देखेंगे चीन के साथ हमारी जो भारत की बाउंड्री लाइन है वो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। और सीमा रेखा का जो निर्धारण जो करता है वो मैकमोहन रेखा करता है। इससे भी 5 हमारे राज्य और केंद्र शासित राज्य टच करते हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री लाइन है वो 3323 किलोमीटर शेयर करती है। और इस जो सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये भी सीमा 5 राज्यों के साथ ये साझा होता है, जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। नेक्स्ट देखेंगे नेपाल के साथ 1751, इसके बीच जो लाइनिंग का जो निर्धारण नहीं किया गया क्योंकि हिमालय पर्वत है। और नेपाल से वैसे भी कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है, वो अभी तत्काल सिनेरियो में चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स है, तो उससे कोई मायने रखने वाली बात नहीं है। तो नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य जो है, नेपाल हमारे पड़ोसी देश के साथ 5 राज्यों की जो सीमा है उसे टच करती है, जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। फिर म्यांमार की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो बाउंड्री लाइन है तो 1643 किलोमीटर है भारत में।
और भारत के 4 राज्यों की सीमा जो है इससे लगती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अब बात करें भूटान की, तो भूटान में 699 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन टच करता है। और यहाँ पे जो राज्य जो लाइनें टच करती है राज्य की, वो पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। नेक्स्ट देखते हैं कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो लाइनिंग टच करती है वो 106 किलोमीटर टच करती है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच जो लाइन है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। और अफगानिस्तान के साथ मात्र एक ही हमारे देश का जो राज्य है वो केंद्र शासित राज्य है, वो लद्दाख जो है वही टच करती है, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, यानी कि पाक पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। अब मैकमोहन रेखा का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि क्या है मैकमोहन रेखा। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इस नामकरण में सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट हम रेड क्लिफ की बात करते हैं। तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम भारत एक दृष्टि में, यानी कि भारत का जनरल इन्फॉर्मेशन हम फटाफट देख लेते हैं। तो भारत तो देश का नाम क्या है, तो भारत है। अन्य नाम इसका जैसे कि आर्यावर्त के भी नाम से इसको जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान है, और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ही है। अब समझ में आ गया अक्षांश रेखा क्या है, एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं। और ये अक्षांश रेखा जो है वो पश्चिम से पूरब की तरह जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसी को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देशांतरीय विस्तार जो है उसका 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं, फिर से रिकॉल करवा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, यानी यहाँ तक कि मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया था। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची गई पृथ्वी पर वो काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। और भारत की जो ज्यामितीय आकार की अगर बात करते हैं तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, इसका मानक समय की अगर बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप, वहीं मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटा आगे है। और 82 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो ग्रीनविच जो हमारा मतलब मानक समय है वो, और हमारा कर्क रेखा कहाँ पे एक जगह मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है। ये भी याद रखने वाली बात है। भौगोलिक विस्तार की अगर हम बात करें तो लंबाई उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की केवल बात करें हम तो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। और प्रादेशिक जल सीमा की अगर बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील, यानी कि समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील के नाम से इसको जाना जाता है, वो प्रादेशिक जल सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि संलग्न क्षेत्र जो है वो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको SEZ के नाम से बना, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जिसको बोला जाता है SEZ, वो है संलग्न क्षेत्र से जो है वो आगे 200 समुद्री मील तक।
ठीक है। और भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जो 2015 में ये मापा गया है। और 2011 की जनगणना के अनुसार और 2011 के सेंसर के अनुसार देखते हैं तो 32,87,263 किलोमीटर, ये 32,87,263 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका है 7वां। और कुल जनसंख्या जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और कुल जनसंख्या जो है 1,21,08,54,977 है। ठीक है, यानी कि 121 करोड़ आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान जो है वो है द्वितीय, और प्रथम स्थान पे अभी भी चीन बरकरार है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुष जनसंख्या जो है वो 63,32,70,258 है। महिला जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 58,75,84,719 है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, जो कि सबको पता है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, तो भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। किसने कहा था, तो किसने कहा नहीं था, ये एक सुमित्रा नंदन पंत। जब आप हिंदी साहित्य अगर आपका ऑप्शनल होगा, आप पढ़ोगे या फिर हिंदी से अगर रुझान रहा है, तो उसमें सुमित्रा नंदन पंत ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी कि भारत माता ग्रामवासिनी, यानी कि भारत माता की जो आत्मा है वो कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। चलिए, ये तो थोड़ा बहुत कुछ अलग हो गया, लेकिन चलिए यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.37 करोड़ है, यानी कि टोटल जनसंख्या का 68.8% है। और वहीं शहरी जनसंख्या की बात करें हम तो 37.71 करोड़ है, यानी कि 60 यानी कि ये जो परसेंटेज में अगर देखेंगे टोटल जनसंख्या का, तो एक 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.64% है। ठीक है, 2001 से लेकर 11 तक के बीच। लिंगानुपात जो है, यानी कि सेक्स रेशियो जो है वो 943 प्रति हजार पुरुषों पर है। और शिशु लिंगानुपात है वो 918 प्रति हजार पुरुषों पे है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी कि प्रति किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, तो 382 वर्ग किलोमीटर, 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि कुल साक्षरता है 74.04%। पुरुषों की साक्षरता जो है वो 82.14%। महिला साक्षरता है 65.46%। और अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो 20,13,78,086 है, यानी कि कुल जनसंख्या का 16.6% है। याद रखिएगा, 16 बोला हूँ, 16 यानी कि 16.6% है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अगर बात करें तो 10,42,81,034 जो लोग हैं वो कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजाति में की संख्या है। राज्यों की संख्या की बात करें हम तो 28 है, पहले 29 हुआ करता था। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें अभी वर्तमान में, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है, पहले कितनी थी, तो पहले 9 थी। पर्वतीय क्षेत्र का अगर विस्तार का बात करें तो 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार करें तो 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का विस्तार करें तो 27.7% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो 43.0% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, अब कर्क रेखा पर स्थित हम देखेंगे कि 8 राज्य कौन सा है, वहीं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। द्वीपों की संख्या 1208 है निर्जन सहित। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या जो है वो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वो 266 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है वो 13 है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का बाघ है भारत का, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हम हाथी को मानते हैं।
राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम लोग मोर को जानते हैं। इसका मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोकिस्टेटस, पावोकिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है और वैज्ञानिक नाम है फाइकल बेंगालनिस। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल, वैज्ञानिक नाम है निलोम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजकीय भाषा की अगर बात करें तो हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते है, जिसका स्रोत मुंडकोपनिषद है। और राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश यनम राज्यों में स्थित है। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो हम मेरे लिए वही आपके तरफ से रिवार्ड होगा। और आप लोगों के लिए मैं जो मतलब आप लोगों के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि अच्छा से अच्छा आप लोगों की भी प्रिपरेशन हो जाए साथ में और आप लोग ऑफिसर बन जाओ। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कर देना। ठीक है, चलिए। और हाँ, मेरे से जुड़ने के लिए अगर मैं लिंक दे दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़ने के लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पे भी नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट टाइम में मतलब पहले मिल जाता है। ठीक है, और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा और ये जीएस साइको एजुकेशन को इतना सारा सपोर्ट और इतना सारा प्यार देने के लिए।